अस्सलाम वालेकुम 10 क्लास, क्या हाल चाल है बच्चों। आप लोगों की उम्मीद है बेटा आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम बायोलॉजी पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर हमारा 17 है। आप लोगों को जैसे मालूम है कि हमने चैप्टर नंबर 2 एंड कर लिया था। अब चैप्टर नंबर 3 जो कि हमारा बुक का चैप्टर 12 है उसको स्टार्ट करना है, जो कि है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। और जो टॉपिक आज हम पढ़ेंगे बेटा वो है 12.1 कोऑर्डिनेशन कंट्रोल का थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे हम कि कोऑर्डिनेशन होती क्या है, कंट्रोल क्या होता है, और फिर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो बेटा स्टार्ट करते हैं हम आज का जो हमारा लेक्चर है उसको। अपनी बुक्स ओपन कर लें बेटा। उम्मीद है आपने बुक्स ओपन कर ली होंगी। तो स्टार्ट करते हैं। देखें लिखा हुआ है द टिश्यूज एंड ऑर्गन्स इन द बॉडीज ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म डू नॉट वर्क इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। कहता है कि जो टिश्यू और ऑर्गन है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के जिस्म के अंदर, वो जो है वो अकेले इंडिपेंडेंटली काम नहीं करते। दे वर्क टुगेदर परफॉर्मिंग देयर मेनी टास्क एज द नीड ऑफ द होल बॉडी। कहता है ये सब टिश्यूज और ऑर्गन्स जो हैं ये मिलजुल कर काम करते हैं ताकि जो हमारी बॉडी की नीड्स हैं उनको पूरा किया जा सके। दिस मीन्स दैट दीज एक्टिविटीज आर कोऑर्डिनेटेड। कहता है इसका मतलब है कि जो एक्टिविटीज हैं वो कोऑर्डिनेटेड हैं। कोऑर्डिनेटेड का मतलब एक दूसरे के साथ मिलती जुलती हैं। फॉर एग्जांपल हम बात करें डाइजेशन के प्रोसेस की, तो डाइजेशन का अगर आप देखें तो डाइजेशन में कितने सारे ऑर्गन्स काम कर रहे होते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपका मुंह होता है, उसके बाद फेरिंग्स, लेरिंग्स, ओएसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस। तो ये सारे जो ऑर्गन्स हैं इनके अंदर मुख्तलिफ टिश्यूज हैं, तो ये सब मिलजुल के काम करते हैं, तो फिर आपकी जो डाइजेशन है वो पॉसिबल है। अब ऐसा हो कि स्टमक बीच में स्टमक का मूड ख़राब हो जाए, स्टमक कहे कि मैंने फूड नहीं लेनी, तो फूड जो है ओएसोफेगस से आगे जाएगी नहीं, तो फूड जो आप खाएंगे वो वापस उल्टी हो जाएगी, बाहर आ जाएगी। ठीक है, तो ये सारे बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो मिलजुल के काम करते हैं, तो कोऑर्डिनेशन पॉसिबल है। तो ये डेफिनेशन लिख रहे हैं बेटा। तो ये आपके पास कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने क्या लिखा, दिस मीन्स दैट दीज एक्टिविटीज आर कोऑर्डिनेटेड। यहाँ पे लिख लेना दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, ये लाइन नहीं लिखनी। ठीक है, आपने क्या करना है, ये पहले 3 लाइंस मार्क करनी है और इसके आगे लिखना है दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। क्लियर हो गया। आगे चलना देखें। वन फेमिलियर एग्जांपल ऑफ कोऑर्डिनेशन इज द वे इन विच मसल्स वर्क टुगेदर ड्यूरिंग मूवमेंट। कहता है कि जो एक एग्जांपल कोऑर्डिनेशन की है कि कोऑर्डिनेशन की एग्जांपल भी तो आपने देनी है, तो ये पहली लाइन आप उसकी एग्जांपल में दे सकते हैं। ये कहता है कि जब आप मूव करते हैं या हम कोई भी मूवमेंट परफॉर्म करते हैं, हम चल रहे हैं या हाथ हिला रहे हैं, मुंह हिला रहे हैं, तो मुख्तलिफ मसल्स काम करते हैं। तो हम जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मेरे जो फेस के मसल्स हैं, मेरी टंग है वो मूव कर रही है, और जिसको मूव कौन करवा रहा है, इसको ब्रेन करवा रहा है। तो ये देखें ब्रेन और मसल्स मिलजुल के काम कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन हो रही है उनके दरमियान, तो ही जो है मेरी जो स्पीच है वो पॉसिबल है। ठीक है, इस तरह मूवमेंट भी हमारी पॉसिबल इसी तरह से होती है। ठीक है, तो ये आपने कोऑर्डिनेशन के साथ एक एग्जांपल दे देनी है। आगे चलें तो देखें लिखा है व्हेन अ बॉय रन्स टू कैच अ बॉल ही यूजेस हंड्रेड्स ऑफ मसल्स टू मूव हिज आर्म्स, लेग्स एंड बैक। कहता है कि जब एक लड़का बॉल कैच करने के लिए करता है या करने के लिए भागता है, भाग के करता है, खड़ा होकर, जैसे भी बॉल कैच करता है जब भी कोई लड़का, तो बहुत हंड्रेड्स ऑफ मसल्स जो हैं उसकी आर्म्स में, उसके बाजुओं में, उसकी टांग में, उसकी कमर में मूव करते हैं। ठीक है, his nervous system uses information from his sense organs and coordinate these muscles। कहता है जो उसके नर्वस सिस्टम है वो क्या कहता है, उसके सेंस ऑर्गन से, जैसे उसकी आँख, कान, ठीक है, तो उनको यूज करते हुए जो मसल्स हैं उनको मूव करवाता है। ठीक है, अब एक लड़का खड़ा हुआ है, उसके ऊपर सीधी बॉल आ रही है, तो ऐसे खड़े खड़े तो नहीं कैच हो जाएगा ना। जब वो आंखों से देखेगा, अपने सेंस ऑर्गन से आंखों से उसने देखा, कान से सुना लोग चिल्ला रहे होंगे कैच कैच, तो फिर वो जब आंखों से देखेगा, ठीक है, तो जो बॉल जब उसके करीब आ रही होगी तो उसका जो ब्रेन है, जो उसका नर्वस सिस्टम है, तो उसको फ़ौरन से उसके जो बाजुओं के मसल्स हैं उनको एक्टिवेट कर देगा कि वो ऊपर हों, बाजू ऊपर होंगे, फिर हाथ जो हैं उसके मसल मूव करेंगे और बॉल जो है वो पकड़ लेंगे। ठीक है, तो लिखा हुआ देखें, ड्यू टू दिस कोऑर्डिनेशन द मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड इन द करेक्ट सीक्वेंस, पावर एंड लेंथ ऑफ टाइम। ठीक है, तो कहता है कि कोऑर्डिनेशन की वजह से जो मसल्स हैं वो करेक्ट सीक्वेंस में, ठीक है, पावर और लेंथ ऑफ टाइम मतलब एक ख़ास वक्त के अंदर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ताकि जो है मूवमेंट या जो भी फंक्शन है वो परफॉर्म हो सके। कहता है बट दैट इज़ नॉट ऑल। कहता है कि मगर ये सब कुछ नहीं है, कोऑर्डिनेशन के लिए सिर्फ मसल मूवमेंट नहीं होती।
कहता सच एक्टिविटीज इन्वॉल्व मैनी काइंड ऑफ कोऑर्डिनेशन, फॉर एग्जांपल ब्रीदिंग, हार्ट बीट rates are increased, blood pressure is adjusted and extra heat is removed fast from the body। कहता है फॉर एग्जांपल, कहता है जब सांस लेते हैं तो दिल धड़कता है, तो दिल की धड़कन ज़्यादा हो जाए तो ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, तो ब्लड प्रेशर को एडजस्ट किया जाता है, एक्स्ट्रा हीट जो बॉडी से है वो बाहर रिमूव होती है जल्दी जल्दी। तो जैसे कहता है ये जब फंक्शन होते हैं तो क्या होता है, कहता है हाउ इट हैपन, ये कैसे होता है, कहता है लाइफ एक्टिविटीज कंट्रोल्ड and coordinated, for example the work as one unit in which its different organs and systems cooperate and work in harmony with each other। कहता है ये ऐसा तब पॉसिबल तब है कि जो हमारी जो ज़िंदगी की एक्टिविटीज़ है ना वो सारी क्या है, कंट्रोल्ड और कोऑर्डिनेटेड है। ब्रेन कंट्रोल कर रहा होता है और बॉडी सारी कोऑर्डिनेट कर रही होती है, तो हमारी बॉडी जो है एक यूनिट के तौर पे काम करती है, हमारी सारी बॉडी एक तरह काम कर रही होती है। डिफरेंट ऑर्गन्स जो हैं और जो सिस्टम्स हैं वो एक ही तरह जो है वो काम करते हैं, मतलब कोऑपरेट करते हैं एक दूसरे के साथ, जिसकी वजह से जो है सारी लाइफ एक्टिविटीज़ और बॉडी के फंक्शन जो हैं वो परफॉर्म होते हैं। आगे चलें तो देखें लिखा हुआ है व्हेन वी आर राइटिंग समथिंग आवर हैंड्स एंड फिंगर्स वर्क इन कोलैबोरेशन विद आवर मसल्स, आईज, थॉट्स, etc एंड देन वेरी इंट्रिकेट मूवमेंट रिजल्ट्स। कहता है जब हम लिख रहे होते हैं तो हमारे हाथ, उंगलियां, ठीक है, ये जो इसके जो मसल्स हैं, हमारे आईज और हमारी जो सोच है, हम दिमाग में जो सोच रहे होते हैं, ठीक है, ये सारे मिलकर काम करते हैं, तो ऐसी मूवमेंट, प्रिसाइज मूवमेंट पॉसिबल होती है और हम क्या करते हैं, लिख पाते हैं। आगे चलें तो हमारे पास है टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो कहता है देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, दो तरह की कोऑर्डिनेशन होती है। एक होती है नर्वस कोऑर्डिनेशन ब्रॉट अबाउट बाय नर्वस सिस्टम। कहता है एक कोऑर्डिनेशन क्या है, नर्वस सिस्टम के थ्रू होती है, ठीक है, जिसको हम नर्वस कोऑर्डिनेशन कहते हैं। दूसरी होती है केमिकल कोऑर्डिनेशन ब्रॉट अबाउट बाय एंडोक्राइन सिस्टम। कहता है जो कि एंडोक्राइन सिस्टम के जरिए जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो उसको परफॉर्म करवा रहा होता है, तो उसको हम केमिकल कोऑर्डिनेशन कहते हैं। तो हमारी बॉडी में दो कोऑर्डिनेशन के सिस्टम हैं, नर्वस और केमिकल, ये दोनों साथ साथ काम कर रहे होते हैं। अब नर्वस जो है वो ज़रा फास्ट कोऑर्डिनेशन सिस्टम है, केमिकल कोऑर्डिनेशन जो है वो ज़रा क्या होती है, स्लो होती है। ठीक हो गया बेटा। तो आगे लिखा हुआ है एनिमल हैव बोथ द नर्वस एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन सिस्टम्स इन देयर बॉडीज वाइल प्लांट्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म ओनली हैव केमिकल कोऑर्डिनेशन। ये एमसीक्यू के लिए याद रखना है कि एनिमल्स में दोनों मौजूद हैं, नर्वस और केमिकल, लेकिन जो प्लांट्स हैं और जो दूध और उसके अलावा जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें क्या होता है, सिर्फ केमिकल कोऑर्डिनेशन मौजूद होती है। क्लियर हो गया बेटा। तो ये टाइप्स थी, बाकी इसकी जो डिटेल है और नेक्स्ट जो कि कोऑर्डिनेटेड एक्शन होता कैसे, उस पर कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, तो एक जो कोऑर्डिनेटेड एक्शन है वो परफॉर्म होता है। ठीक है, तो इसकी डिटेल जो है नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, लेक्चर नंबर 18 में। अपना ख्याल रखिएगा बेटे, अल्लाह हाफिज़।